नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में हम विभिन्न टाइप्स की क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं। खासकर इसमें कभी कभी आपसे बहुत सारे क्रॉप्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो हम उसका ही अध्ययन करेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि क्लास 10th में, क्लास 12th में या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रॉप्स से रिलेटेड आते हैं, तो उनको क्यों ना एक चार्ट के रूप में एक साथ बच्चों के सामने रखा जाए ताकि वो उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। तो हम इसको समझेंगे ऐसे। नंबर एक है कि जो क्रॉप है वो कौन सी है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल कौन से, यानी उसमें कौन सी क्रॉप शामिल होती है। जैसे सबसे पहले है फूड ग्रेन्स, यानी खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं। खाद्यान्न, खाद्य प्लस अन्न, खाने के अनाज। तो फूड ग्रेन्स वे सभी अनाज, वे सभी इसमें कीरल्स आते हैं जो खाने के काम आते हैं, जैसे राइस, वीट, इसके अलावा सोरगम, ज्वार को सोरगम भी कहते हैं, बाजरा एंड ये आपका मक्का। ठीक है, तो मिलेट्स में ये शामिल होते हैं। ये तीनों ही मोटे अनाज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये खरीफ क्रॉप की प्रमुख फसल है, ये रबी क्रॉप की प्रमुख फसल है वीट। देन आता है अखाद्य फसलें, नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है, तो वे फसलें जो खाने के काम नहीं आती हैं, जैसे कॉटन, ये इंडस्ट्रीज में काम आती है, जूट इंडस्ट्री, उसमें कॉटन इंडस्ट्री में। देन है जूट, जिसको हिंदी भाषा में पटसन बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में जूट बोलते हैं। रेशम यानी आपका सिल्क, सन या सनी, तो ये भी एक रेशेदार फसल होती है। ठीक है, देन आती है दलहन फसलें। दलहन, इसको दालें आप कहिए, पल्सेस। ठीक है, तो पल्सेज में वे सभी फसलें जिनसे दाल मिलती है, जैसे मूंग, उड़द, तूर या अरहर, चना, सोयाबीन। इनमें से ये जो चना है ये रबी काल की फसल होती है, बाकी की सभी जो हैं खरीफ ऋतु की फसल हैं, यानी ये सब समर में होंगी। चना जो है, ग्राम जो है, ये विंटर सीजन में होता है। देन है तिलहन फसलें। तिलहन फसलों का मतलब होता है ऑयल सीड, वे फसलें जिनसे तेल मिलता है, जिसमें सरसों यानी मस्टर्ड, तोरिया, मूंगफली यानी ग्राउंड नट, तिल, जैसे जो आपने रेवड़ी खाई होंगी तो रेवड़ी में जो होता है वो तिल होता है। नारियल यानी कोकोनट, सोयाबीन, इससे भी तेल मिलता है। राई, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, अलसी, अरंडी और कपास का जो बीज होता है ना, तो कॉटन से भी बिनोला मिलता है, बिनोले से भी तेल मिलता है। ठीक है, तो ये पशुओं के लिए आहार होता है और इसमें से जो ऑयल निकलता है वो यूज होता है। तो ये तिलहन फसलें सारी। देन आती है रेशेदार फसलें, तो वे फसलें जिनसे कोई ना कोई हमें फाइबर मिलता है, रेशा मिलता है। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स कहलाती है, जैसे कॉटन, जैसे जूट है, रेशम हो गया और सन हो गया। ठीक है, देन है फलीदार फसलें, वे फसलें जिनको जो लास्ट में जो प्रोडक्शन मिलता है फसल के रूप में, तो वो एक फली में पैक होता है। तो जैसे उनको फलियां लगती हैं, जैसे दालें, ऑलमोस्ट दालों को फलियां लगती हैं, मटर। ठीक है, इसके अलावा तूर, अरहर, मूंग, मसूर, चना, तो ये सब फलीदार फसलें हैं। देन नकदी फसलें, इनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स, तो जिनसे सीधा सीधा पैसा प्राप्त होता है, यानी किसान उसको बेचता है और उसको कैश मिलता है, जैसे शुगर केन होगी, जैसे कॉटन हो गई, जैसे जूट हो गई। देन आता है मोटे अनाज, मिलेट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मिलेट्स के अंदर आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज कहलाते हैं। ठीक है, यही इसके एग्जाम्पल हैं। और ये खासकर इनमें एक खास बात और होती है, ज़्यादातर ड्राई बेल्ट में होते हैं। इनको बारानी फसलें भी बोलते हैं। बारानी फसलें, बारानी मीन्स जो बगैर सिंचाई के हो जाती हैं। देन होता है जीवन निर्वाह कृषि या जीविका निर्वाह कृषि, इंटेंसिटिव कॉमर्स, सब्सिस्टेंस इंटेंसिटिव एग्रीकल्चर। तो वे कौन सी कृषि होती है जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, और प्राचीन काल से ही उसको हम कर रहे हैं, प्राचीन औजारों से करते हैं। इसमें लकड़ी का हल या छड़ या कोई खुदाली होती है, इसको हम इस प्रकार की खेती करते हैं। तो ये सब्सिस्टेंस
एग्रीकल्चर होती है। सब्सिस्टेंस मैंने शायद शुरू में इंटेंसिटिव बोल दिया, तो उसको आप अपडेट करेंगे, इसको बोलेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीवन निर्वाह कृषि। इसका दूसरा नाम होता है जिसको आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं, एक मिनट, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि इसको हम बोलेंगे। स्थानांतरित कृषि, इसको अंग्रेजी भाषा में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, हिंदी में इसको काटो और जलाओ कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम खेती भी कहते हैं। ठीक, और इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आते रहते हैं। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी आपके लिए बनाई है कि किस एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं। जैसे ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसको अफ्रीका में मसोले कहते हैं। ठीक, वियतनाम में इसको रे कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कहते हैं। ऐसे तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में भी दे दूंगा और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के, तो वहाँ से भी आप इसको जुटा सकते हो। तो इसमें खासकर जो एग्रीकल्चर बोई जाती है वो ज्वार या बाजरा होते हैं जो खाने के रूप में यूज की जाती है। देन आता है सब्सिस्टेंस इंटेंसिटिव एग्रीकल्चर, गहन जीवन निर्वाह कृषि। यहाँ गहन का मतलब होता है कि एक फसल के तुरंत बाद दूसरी फसल बो दी जाती है और प्रोडक्शन कितना होगा कि जिससे केवल गुजारा ही चलेगा, जीवन ही चलेगा, जीविका ही चलेगी। तो ऐसी खेती होती है छोटे छोटे खेतों पर, और लेकिन इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये होती है जहाँ पर ओवर पॉपुलेशन होती है। ठीक है, उन एरिया में होगी जहाँ पर ओवर पॉपुलेशन होगी, और ऐसे ओवर पॉपुलेशन के एरिया जो हैं वो हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में ऐसी फसल खेती की जाती है जिसको हम बोलते हैं मानसूनी एशिया, जिसमें खासकर इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया ये शामिल है। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण से हमारे पास ज़मीन कम होती है, कम ज़मीन होने के कारण हमारे पास खेत छोटे होते हैं, और उन्हीं छोटे खेतों से हमें जीवन का गुजारा चलाना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्हीं खेतों से पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेते हैं। खेत कम होते हैं यानी ज़मीन कम होती है, प्रति हेक्टेयर ज़मीन कम होती है। किसान जैसे इंडिया में एवरेजली एक किसान के पास 0.5 हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, एक किसान के पास एवरेजली 0.5 हेक्टेयर ही ज़मीन है। ठीक है, तो इसमें हम इंटेंसिटिव खेती करते हैं, जिसमें खासकर ड्राई बेल्ट के अंदर, ड्राई बेल्ट में हम बोएंगे तिलहन फसलें और दलहन फसलें, और जहाँ पर वेट एग्रीकल्चर होती है उसमें हम बोते हैं राइस, और जहाँ पर बीच की होती है जैसे हरियाणा है तो इसमें हम विंटर सीजन में गेहूं बोते हैं जिसको कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। हालांकि हम इरिगेशन के माध्यम से आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 के बाद जो है हम यहाँ पर चावल की खेती भी करते हैं इरिगेशन की मदद से। तो इसमें सबसे ज़बरदस्त विशेषता क्या होती है कि इसमें प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देन आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें आप अनाज भी शब्द डाल सकते हो। तो ऐसी खेती जिसका उद्देश्य व्यापार करना होता है, जिसमें रबड़ होती है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला, इन सबको आप अगली फसल में भी देखेंगे। इसको हम रोपण फसलें भी कह सकते हैं। ठीक है, और कॉमर्शियल अनाज कृषि में खासकर गेहूं बोया जाता है। कॉमर्शियल अनाज कृषि में गेहूं बोया जाता है, और ये खेती ज़्यादातर उन देशों में की जाती है जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, और ये खासकर मिड लैटिट्यूड में की जाती है। मिड लैटिट्यूड लगभग 35 डिग्री नॉर्थ और से लेके लगभग 66 डिग्री नॉर्थ और इतना ही साउथ में। तो इनके बीच में यदि मैं वर्ल्ड मैप पे कहूँ तो यहाँ रसिया में स्टेपीज, अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये जो मिड लैटिट्यूड हो गए दोनों तरफ, इक्वेटर के दोनों तरफ, तो इन एरिया में ये खेती की जाती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, और इसमें एक खासियत क्या होती है, इसमें प्रत्येक किसान के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन प्रोडक्शन कम होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो इंटेंसिटिव एग्रीकल्चर है ना, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जमीन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूएसए में, यदि हम यूएसए का एग्जाम्पल लें तो हर किसान के पास 625 हेक्टेयर जमीन है एवरेजली। ठीक है, अब 625 हेक्टेयर जमीन है, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस उनके पास होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा टूल होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो लोग और बहुत ज़्यादा टूल्स की मदद से इसमें खेती की जाती है, लेकिन इसमें पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होता है। देन आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऐसी खेती जो एक ही फसल बोई जाती लंबे चौड़े एरिया पर, इसलिए इस खेती को मोनोकल्चर भी बोला जाता है। मोनोकल्चर, इसमें एक ही फसल होगी जो लंबे चौड़े एरिया पर उगाई जाएगी। इसमें जैसे चाय है, कॉफी है, अब ये एक बार लगा दी पहाड़ी ढलान पर, फिर अगले ये 50 से 60 सालों तक, 50 ईयर्स टू 60 ईयर्स तक प्रोडक्शन देंगे। चाय में पत्तियां यूज होंगी, कॉफी में उसका बीज यूज हो सकता है। देन रबड़ के पेड़ लगा देंगे, उसमें एक कट लगाएंगे और उससे दूध मिलता रहेगा, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, उससे हम रबड़ बनाते हैं। गन्ना है, ये भी गन्ना भी कम से कम एक बार में लगाने के बाद 2 फसलें 3 फसलें यानी 2 3 4 सालों तक ये चल जाता है। केला है, इसके भी बाग लगाए जाते हैं और ये ग्रोथ करता रहता है कई सालों तक। देन है रबी फसलें, रबी, इनको बोला जाता है रबी क्रॉप्स। ये इंडिया में एक्चुअल में एग्रीकल्चर का सीजन होता है, एग्रीकल्चर ऋतु है ये, जो अक्टूबर से शुरू होएगी, अक्टूबर नवंबर से, और ये मार्च अप्रैल तक चलेगी। यानी ये विंटर की फसलें हैं, विंटर की शुरुआत पर बोई जाएंगी और विंटर के लास्ट में काट ली जाएंगी। इसकी मेन फसल होगी वीट, जौ, चना, मटर, सरसों, तोड़िया। यानी वीट होगी, इसके अलावा ग्राम होगी, पी होगी, इसके अलावा मस्टर्ड होगी। ठीक है, जौ को शायद बैरली कुछ ऐसा शब्द यूज होता है, तो वो आप यूज करें। देन है खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप वे फसलें होती हैं जो एग्रीकल्चर ऋतु है ये, जो जून जुलाई में शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है। यानी ये रेनी सीजन में शुरू होती है, ये रेनी सीजन की है। ठीक है, रेनी सीजन में शुरू होती है। इसमें मुख्य फसल होती है राइस, इसके अलावा जवार को सोरगम भी बोलते हैं। देन है बाजरा, मक्का, तूर या अरहर, मूंग, उड़द, ये तो होगी आपकी दलहन फसलें। इसके अलावा ये कपास, जूट, पटसन, ठीक है, ये आपकी इसमें हो गई रेशेदार फसलें। इसके अलावा मूंगफली और सोयाबीन, ये आपकी हो जाएंगी ऑयल सीड। तो ये सारी, और ये दोनों हो गए मोटे अनाज, दोनों तीनों। ठीक, और राइस यानी पैडी, जिसको जीरी भी कहते हैं, तो ये इसकी मेन फसल है। देन आती है जायद फसलें, जायद। अब खरीफ और रबी, ये खासकर जो रेनी सीजन की है ना, ये समर सीजन की है। ठीक है, तो जायद फसलें कब होंगी? जब रबी ऋतु खत्म हो जाएगी मार्च अप्रैल में, और ये अब की खरीफ ऋतु होगी जून जुलाई में। तो इनके बीच में जो मई का महीना रह गया, लगभग 1 महीने के लिए ये फसलें बोई जाती हैं। अल्पकाल की फसलें होती हैं, जिसमें खासकर जो फसलें होती हैं उनमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरे, सब्जियां या चारे की फसल, यानी जो पशुओं के लिए फोडर के रूप में यूज की जाती हैं, वो फसलें इसमें बोई जाती हैं। देन आपका ऐसी ही एग्रीकल्चर होती है जिसको हम बोलते हैं वेट एग्रीकल्चर। ठीक है, वेट एग्रीकल्चर इसको आप कहिए। ठीक, तो वेट एग्रीकल्चर में कौन सी होंगी? आर्द्र कृषि में वे फसलें जिनको बहुत अधिक सिंचाई मीन्स आर्टिफिशियली पानी पहुंचाना खेतों में, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जैसे राइस होती है, गन्ना होता है, इसके अलावा जूट होती है, तो ये सब जो है वेट एग्रीकल्चर आएंगे। देन आएगा ड्राई एग्रीकल्चर। तो ड्राई एग्रीकल्चर में कौन सी होंगी? वे फसलें जिनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनको खासकर इसमें बाजरा, इसके अलावा चना, ग्राम। अब ग्राम होगा रबी सीजन में, ये रबी सीजन में होगा, और बाजरा होगा ये खरीफ सीजन में होगा। खरीफ मीन्स समर और रबी मीन्स विंटर, इनमें होगा यहाँ पर। और इन फसलों को हम दूसरा नाम भी जानते हैं, इनको हम बारानी फसलें भी बोलेंगे।
ठीक है, तो शुष्क कृषि के अंतर्गत आती है। देन आती है कार्बनिक और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। या तो कार्बनिक कहिए या ऑर्गेनिक फसलें कहिए, वे फसलें जो बगैर रासायनिक खादों, बगैर रासायनिक खाद यानी बगैर डीएपी के, बगैर यूरिया के, बगैर पोटास के आप इस फसलों को लेते हैं। इसमें ना ही आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो नेचुरल तरीके से फसलें बोना। जैसे इसमें मैं कहूँगा आपको कि हमारा एक राज्य है जिसको हम ऑर्गेनिक स्टेट का नाम देते हैं, वो है सिक्किम। 3 ओर से ये अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है, चाइना, भूटान और नेपाल से। तो हमारा एक कंट्री है, राज्य है ऐसे सिक्किम, यहाँ नेपाल है, यहाँ चाइना है, यहाँ भूटान है। इनके बीच में ये जो सिक्किम है, यहाँ पर कंचनजुंगा पर्वत भी मिलता है। गैंगटॉक यहाँ की राजधानी, जिसको मेहनतकश लोगों का शहर कहते हैं। इस राज्य में सारी की सारी फसलें ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की जाती है, इसलिए भारत का ऑर्गेनिक स्टेट भी इस राज्य को कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका क्रॉप्स के बारे में एक छोटा सा प्रयास। आप इनको समझिए और इनको समझने के बाद कोई भी क्रॉप आपकी बचेगी नहीं, सभी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। फिर भी यदि आपका कोई इश्यू है, कोई टॉपिक है, कोई कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मेहनत करिए आप और अपना टारगेट रखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ब्राइट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लिव इन द प्रेजेंट, आज के जीवन को अच्छे ढंग से एंजॉय कीजिए, आज के दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। पढ़ाई को बोरियत मत मानिए, इसमें मजा लीजिए। इसको एक मजा लेना है विद डिसिप्लिन। जैसे मैं भी विद्यार्थियों को पिछले लगभग 2 दशक से पढ़ाने में आनंदित ही हूँ। आनंद होके काम करिए ना। यदि हम किसी काम को दबे मन से या भाई बर्डन के साथ करेंगे तो उस काम में मजा नहीं आएगा। आनंदित होके काम करिए। आप माइंड में टारगेट रखिए, अपने टारगेट निश्चित करिए। आप ये भी बात नोट करिए कि पढ़ने से मेरे को फायदा क्या होगा। ये आपकी शिक्षा, आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखती है। बेटा नेल्सन मंडेला हुए हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले श्वेत राष्ट्रपति। यानी जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश के बाद वही वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध 28 सालों तक जेल काटी। और उनका पहला ही, या ये कहिए कि दुनिया में दिया गया सबसे टॉप स्टेटमेंट है, वो एक ही बात कहते थे कि शिक्षा दुनिया का ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को, अपने समाज के जीवन को, अपने राष्ट्र के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए अच्छा काम करिए। मेरी तो दुआएं भी और मेरी गाइडलाइंस भी और मेरा सहयोग भी हमेशा आपके साथ है। कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप मुझे लिखिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जो भी मेरे से संभव सहायता होगी, हमेशा आपके साथ हूँ। कंसेप्ट को समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।